आप लोगों के सामने मैंने कहा था कि 5 बजे के आसपास कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विचार दिए जाएंगे, जिससे हमारे जो सरकार द्वारा निर्णय लिया जा रहा है अभी केंद्रीय स्तर पर, उन निर्णयों के सकारात्मक एवं कम सकारात्मक, नकारात्मक नहीं कि पहलू की जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए है क्या कि प्रशासन का एक नियम है, मैं थोड़ा उसे बताना चाहूँगा। बोर्ड पर आप देखेंगे, आप जनता के उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए शासन करते हैं, यानी शासन के 3 रूप होते हैं। ध्यान रखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के 3 रूप होते हैं, आपको शायद पता होगा। पहला रूप में हम बोलते हैं वंशानुगत, ठीक है, पहले रूप को वंशानुगत बोला जाता है। दूसरे को हम लोग जादुई बोलते हैं और तीसरे को हम लोग प्रशासकीय बोलते हैं। ये 3 टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट आर ट्रेडिशनल, सेकेंड आर करिश्मेटिक एंड थर्ड आर एडमिनिस्ट्रेटिव। 3 टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन वर्ल्ड। पूरी विश्व में 3 ही प्रकार के शासन की व्यवस्था की गई है, जिसमें ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन और वेरी वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही पिछड़ी ये प्रशासन है। जादुई, ये जो है आपको समटाइम्स डेवलप दिखाई पड़ती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स के लिए ये डेवलप नहीं होती। लेकिन ये प्रशासकीय एडमिनिस्ट्रेशन ये हमेशा के लिए डेवलप होता है। ध्यान रखेंगे, वंशानुगत में अगर कोई टैलेंटेड मैन डेवलप हुआ तो एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से चला सकता है। लेकिन यदि इसमें कोई भी पीढ़ी उसकी खराब आ गई, जैसे देखेंगे आप अभी कांग्रेस में कि जवाहरलाल नेहरू हुए, फिर श्रीमती इंदिरा गांधी हुई, राजीव गांधी हुए, राहुल गांधी हुए, ये वंशानुगत है। ये कभी भी किसी भी लोकतंत्र के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सही नहीं है। या राज्यों में भी देखे होंगे पिता के स्थान पर पुत्र का होना। दूसरा होता है करिश्मेटिक, जादू। एक ही व्यक्ति की कुछ समय तक जादू बेहतरीन चलते हैं, जैसे श्री लालू प्रसाद यादव, सुश्री मायावती, मुलायम सिंह यादव। ये कुछ समय के लिए इनमें एक करिश्मा आ जाता है। अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लेकिन ये लॉन्ग पीरियड के लिए बेहतरीन नहीं हो सकते हैं। इसलिए इनको हम लोग जो है बहुत सिफर अंक देते हैं, माइनस में नहीं ले जाते, क्रॉस नहीं करते। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन है ये अत्यधिक सक्सेस होता है और हमेशा ही इसे ही प्रायोरिटी देना चाहिए। अब ध्यान रखेंगे कि अभी के हमारे जो कोरोना की स्थिति आई है, इसमें कुछ देखने में आप लोगों को अटपटा दिख रहा होगा कि आखिर हम कोरोना के उतने ही केस पर पहुंच पाए। अभी तक कोई समाधान नहीं दिखा और अविश्वास के दौर में चला गया इंडिया। उद्योग को लगता है चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा भी तो मजदूर उसको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मजदूरों को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, किसानों को जो है बेनिफिट्स होंगे ना होंगे। पूरा का पूरा 1929 के वैश्विक आर्थिक मंदी से भी बहुत बुरी स्थिति में विश्व गुजर रहा है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि प्रशासन के ऊंचे स्तर पर एक इंटरनेशनल लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की आवश्यकता है। हमारे देश में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, बशर्ते जो ज्ञानी है किसी कारणवश उन्हें गैर आरक्षित करके अथवा सीटों की संख्या घटाकर और उन्हें चिल्लाने के लिए, बिलबिलाने के लिए छोड़ दिया जाता और 60% तक वैसे लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में जगह दे दी जाती है और डिपार्टमेंटल जो है कार्य नहीं, परीक्षा नहीं हो पाता। और वैसी स्थिति में बहुत अच्छे प्रकार के फीडबैक पॉलिसी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। थोड़ा सा विवाद में फंसने से अच्छा है कि हम आते हैं यहाँ पर
इस प्रशासन के सभी स्वरूप को समझेंगे। देखिए है क्या कि आखिर क्या कारण है कि इस सारे व्यवस्था के बावजूद भी हमारा प्रशासन बहुत सक्सेस नहीं रहा है। तो एक देखे होंगे कि स्पैन ऑफ कंट्रोल के सिद्धांत आते हैं। ये जो भी व्यक्ति थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा होगा ये इस चीज को समझ रहा होगा, थोड़ी सी भी एडमिनिस्ट्रेटिव की जानकारी होगी या इंटरनेशनल थिंकर टाइप के बुक को पढ़े होंगे, वो निश्चित स्पैन ऑफ कंट्रोल के थ्योरी को जानते होंगे। और ये थ्योरी देने वाले जो व्यक्ति थे ये है ग्रेकुनाच। ये देखते चलेंगे आप लोग कि ये ग्रेकुनाच एक बहुत बड़े विद्वान है जिन्होंने स्पैन ऑफ कंट्रोल के सिद्धांत को दिया, यानी नियंत्रण के सिद्धांत को दिया, नियंत्रण के क्षेत्र को दिया। तो ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को हम यहां पर एक सचिव मान लेते हैं, ठीक है, और सचिव के अंदर यदि हम 3 अधिकारी और दे देते हैं, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि एक टॉप लेवल अगर एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसके ठीक नीचे में ए बी सी ये 3 अधिकारी आते हैं, लेकिन ये 3 नहीं होते। आप स्पैन ऑफ कंट्रोल के ग्रेकुनाच के थ्योरी को जानते होंगे भली भांति। इसमें आपको n इंटू 2n बटा 2n माइनस 1 इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें निकालेंगे तो ये जोड़कर टोटल 18 का वर्ड इस पर आ जाता है। यानी इसके नीचे भी जो होंगे या इसके नीचे भी जो होंगे या इसके नीचे भी जो होंगे इन सबका बॉडी भी उस पर पड़ेगा। तो ये इतना ही नहीं होंगे, इसके नीचे ऐसा माना जाता है कि ये बढ़ते जाते हैं, यानी ये 3 के जगह 4 या 5 हो जाते हैं। तो अगर ये 5 होते चले गए तो वैसी स्थिति में आप देखिए 5 5 5 और ये 1 2 सी। तो वैसी स्थिति में जो सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी है मात्र उसके नीचे अगर 3 व्यक्ति को भी डाला जाता है तो वैसी स्थिति में 18 व्यक्ति को कंट्रोल करना पड़ता है उसे सीधे तौर पर, नॉट इनडायरेक्टली, क्योंकि सबकी जवाबदेहिता इस पर आती है। अब इसमें से एक भी व्यक्ति अगर कमजोर ठहरा तो वैसी स्थिति में ये सेक्रेटरी के डिसीजन प्रभावित होते हैं। अतः स्पैन ऑफ कंट्रोल में भी एक सीमांकन होता है। अब कार्य क्षेत्र की अगर वृद्धि हो जाए तो फिर हम नियंत्रण नहीं कर पाते। अब यहां देखेंगे कि हमने कहां फॉल्ट किया है। ये पहले मैं सिद्धांत आपको इसलिए बताते जाता हूं कि लोग आधे अधूरे वक्तव्य मेरा न समझे, बल्कि इस वक्तव्य को इंटरनेशनल लेवल के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी थिंकर्स है या पॉलिटिकल थिंकर इंटरनेशनल लेवल है वो ग्रेकुनाच के स्पैन ऑफ कंट्रोल थ्योरी को भली भांति जानते हैं कि ये किस प्रकार का नॉलेज है। ध्यान रखें कि हमने नोटबंदी किया, हमने क्या किया? नोटबंदी किया, ठीक है। हमने नोटबंदी में क्या त्रुटि किया आपको शायद पता होगा। नोटबंदी में हमने 500 रुपया और 1000 रुपये के नोट को हमने क्या कहा? रद्दी का टुकड़ा। हमने कहा कि आज रात 12 बजे से 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट लीगल करेंसी नहीं रहेगा, वह एक रद्दी का टुकड़ा हो जाएगा। ये शब्द नहीं अच्छा लगता है। आप डिक्टेटरशिप के अंतर्गत शासन नहीं चला रहे हैं कि ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे। और आप ही के उसी स्टेटमेंट में आता है कि 45 डेज तक आप उस नोट को जो है एक्सचेंज कर सकते हैं बैंकों। ध्यान रखेंगे ये सही था। आपने क्या निर्णय लिया उस पर हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन निर्णय के पहले आपको बैंकों की व्यवस्था को सुधारना चाहिए था। बैंक में शौचालय की व्यवस्था करनी चाहिए थी। बैंक में पब्लिक को जो है खड़ा होने के लिए शेड की व्यवस्था करना चाहिए था। बैंक में छोटे छोटे करेंसी की व्यवस्था करनी चाहिए थी। बैंक को बहुत जानकारी नहीं देते आप, केवल कहते डेवलपमेंट ऑफ बैंक के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए हम काम कर रहे हैं कि जो उनके ग्राहक हैं उनको सभी सुविधाएं मिले।
बस इस उद्देश्य से आप काम करते, और तब जब सारी व्यवस्था सुदृढ़ हो जाती तो निश्चित रूप से नोटबंदी में जो पूरा देश हिल गया, देश की अर्थव्यवस्था, आपको शायद पता होगा कि आरबीआई ने रिपोर्ट दिया था कि 99.5% नोट क्या हो गए, पुनः बैंक के पास पहुंच गए। अब जितना निर्गत वो नोट किया था उसका 99.5% पैसे बैंक के पास पहुंच गए। कैसे पहुंचे? मैं आपको लाइव चला रहा हूं, मैं खुद अपनी बता रहा हूं कि मेरे पास भी करीबन 1 लाख रुपए के आसपास घर में था, जिसमें से 500 रुपए के भी नोट थे और 1000 रुपए के भी नोट थे। हम बैंक में लाइन में कहां जाए लगने, हमने अपने बच्चों को दे दिया और बच्चे जो है आसानी से उसको हमारे खाता में जाकर जमा कर दिए और इधर से हमारा पैसा फिर ठीक हो गया। तो आप खुद बताइए कि ये अगर वहां पर हम लोग एक मोबाइल में आप देखते हैं कि रेटिना टेस्ट से मोबाइल खुल जा रहा है, यदि हर बैंक के पास 7-8 हजार का एक मोबाइल दे दिया जाता और होता ग्राहक रेटिना टेस्ट कराकर ही अपने पैसे एक्सचेंज करेंगे, तो एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति का पैसा चेंज कराने जा रहा था शायद वो नहीं करता। तो हमारे जानने में बहुत से छपड़ा के लोग ऐसे थे जो मोटी मोटी रकम अपनी जो 500 और 1000 के नोट घरों में रखे थे वो गाड़ी में भर भर कर मजदूरों को पैसे बांट देते थे। 4500 रुपया ले लो, बाद में आपने कुछ चेंज किया तो 2000 रुपया ले लो और लाइन में खड़े हो जाओ, एक्सचेंज करा के आओ, शाम को तुमको 300 रुपया दे देंगे। और एक ढंग से दैनिक मजदूरी देकर उन्होंने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर लिया और सरकार को इसका बेनिफिट नहीं मिला। साथ ही एक समस्या क्या आई, बैंक के स्टाफ बहुत परेशान हुए। इतने बैंक के स्टाफ परेशान हुए कि वे लोग रोने लगा, सुसाइडल स्थिति पहुंच गई, उनके घर वाले बहुत परेशान हो गए, पुलिस ऑफिसर्स लाइन में लोगों को खड़ा कराते कराते परेशान हो गए। इतना ही नहीं बल्कि जिनके पैसे थे वे लोग भी जो ईमानदार छवि के लोग थे उनको भी परेशानी उठानी पड़ी। तो निश्चित ही और क्या मिला, खुदा पहाड़ निकली चूहिया। ये व्यवस्था ठीक थी, काले धन को निकालने के लिए आपने अच्छा कदम उठाया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी टीवी पर आकर नहीं चलता है। एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी जनता को सीधे संबोधित करके नहीं चलता है। ये मैं बार बार कहता हूं कि ठीक है आप में करिस्मेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी नहीं है। और आपके जो सलाहकार हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि अगर जरूरत पड़े तो वो हमें बुला लें, हमें कोई सरकार से तनख्वाह की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल आपके एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी को जरूर कंठस्थ करके रखें और एक सिस्टम से आपको जरूर है देश को संचालित करने के लिए और बड़े बड़े नीतियों को लागू करने के लिए थ्योरी दे सकता हूं। आगे देखेंगे आप, कोरोना वायरस में ऐसे ही कुछ हुआ। अब सोचिए, खुद कमन से सोचिए, आप सभी जो हमारे श्रोता है या दर्शक है, देख रहे हैं, हमारे बड़े भाई लोग भी है, कि सोचिए कि आपने 20 तारीख को ये घोषणा किया 19-20 को कि 22 तारीख को 22 मार्च को हम लोग जनता कर्फ्यू लगाएंगे। आपने वक्त दिया, 22 मार्च को संडे का दिन था, जनता कर्फ्यू जनता ने काफी हौसला अफजाई करके स्वीकार की और एक दूसरे से शेयर भी किया, हम बंद है, आज दिन भर नहीं निकले हैं, कहीं नहीं गए हैं, अच्छा लगा लोगों को। ठीक उसके 2 दिन बाद आप घोषणा करते हैं 24 तारीख को कि आज रात 12 बजे से लक्ष्मण रेखा कोई नहीं लांघेगा। तो आपने 22 को ही ये घोषणा क्यों नहीं कर दिया? आप सोचने की बात है। और 2 दिन जब आपने छूट दिया, यानी 22 के बाद 22 भी हुआ, 23 भी हुआ, 24 12 बजे रात के बाद आपने ये लागू किया, 2 दिन और 4 दिन छूट दे देते, जो बिगड़ने की स्थिति थी बिगड़ जाती, और नहीं तो 2-4 दिन पहले ही आप लागू उसको बंद कर देते। आपने वो डेट आखिर किससे राय करके किया? कौन से विशेषज्ञ ने किया कि नहीं 24 तारीख को ही ये लागू होगा पूर्णतः लॉकडाउन, तो कोरोना रुक सकता है, अन्यथा 25 को लागू होगा तो बहुत फैल जाएगा, 26 मार्च को लागू होगा तो बहुत फैल जाएगा। ऐसा किसने राय दिया आपको? कौन से विशेषज्ञ थे आपके साथ? तो विशेषज्ञ आखिर 24 दिए तो 23 क्यों नहीं दिए, और 23 दिए नहीं दिए 22 क्यों नहीं दिए, 20 क्यों नहीं मान लिया गया, 15-16 ही मार्च क्यों नहीं मान लिया गया? आपने जब इतना दिन पहले नहीं किया तो कम से कम 1 सप्ताह का वक्त देना चाहिए था और आश्वासन देना चाहिए था श्रमिकों को कि हम क्या क्या करें। थोड़ी सी पॉइंट हम बताना चाहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि लक्ष्य को प्राप्त करने के कई तरीके होते हैं। मेरा पहला कहना है कि यहां देखेंगे हम थोड़ा, अगर हमें लॉकडाउन करना ही था
तो ध्यान रखेंगे, दुनिया के किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक तौर तरीका होता है। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स या तो बहुत सारे वेतन मिलने के कारण अपने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच को भूल गए हैं, और मेरा मानना है कि वे अपने इस एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच को ना भूलें, क्योंकि देश की गरीब जनता उन्हें बहुत मेहनत करके और पैसा देती है। ये इंडिया बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन आप देख सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये दिल्ली है, ये हमारे पास मुंबई है, ये हमारे पास चेन्नई है, और ये हमारे पास कोलकाता है। ठीक है, तो मेगा सिटीज है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं, यानी 50 लाख का शहर। ठीक है, 50 लाख वाला शहर कितने हैं इंडिया में? 4, और 10 लाख का शहर जो है आपके इंडिया में 53। नियम है, एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी है, ये सभी भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भली भांति जानते हैं कि किसी भी बड़े सिद्धांत को लागू करने से पहले उसका प्रैक्टिकल होना चाहिए, और प्रैक्टिकल छोटे स्तर पर होना चाहिए। आप तो जो मन कर रहा है पूरे देश पर लाद दे रहे हैं, एकाएक घोषणा कर दे रहे हैं। उसको पहले छोटे स्तर पर लागू करके देखे वो योजना सफल हो रही है कि नहीं। यह अगर लागू किया जाता दिल्ली पर, लागू किया जाता मुंबई पर, लागू किया जाता चेन्नई पर, लागू किया जाता कोलकाता पर, ये 4 शहर थे, या 2-4 और शहर ले लिया जाता, या पूरे के पूरे 53 शहर ले लिए जाते जो 10 लाख का शहर है, पटना तक भी ले लिया जाता। बिहार में एकमात्र पटना है 10 लाख का शहर, पटना तक भी ले लिया जाता और लॉकडाउन लगा दिए जाते कि जितने भी ये 10 लाख का शहर है भारत भर के, वहां के कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन। और इसके बाद उसके फीडबैक को लिया जाता कि किस तरीके से हमारा ये लॉकडाउन सफल हो रहा है, और लॉकडाउन के दौरान क्या क्या समस्या आ रही है। क्या बेरोजगारी बढ़ेगी, क्या अविश्वास का दौर बढ़ेगा, क्या श्रमिकों को रहने और खाने की समस्या होगी, क्या प्लानवाद बढ़ेगा, क्या मेडिकल सुविधाएं कमजोर होगी, क्या डॉक्टरों पर अत्यधिक बोझ बढ़ेगा, क्या पुलिस प्रशासन को अत्यधिक विकट दौर से गुजरना होगा, क्या जनता और पुलिस के बीच ऐसे ही लाठी डंडे की शुरुआत होगी, क्या अविश्वास के दौर में अच्छे लोगों को भी बहुत सारी समस्याओं से गुजरना होगा। इन सब को हमें देख लेना चाहिए था, मात्र ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखकर लागू करके, या ज्यादा से ज्यादा 53 जो हमारे 10 लाख का शहर है वहां लागू करके, अगर ये वहां सक्सेस हो जाता या वहां जो समस्याएं आती, इसके आधार पर इंडिया के 732 जिले जो है उनके जिले के मुख्यालय में लागू होता, और जिले मुख्यालय में अगर कुछ समस्या आती फिर सुधार करके पूरे देश में लागू कर दिया जाता। लेकिन पूरे देश में इसे लागू करके मुझे लगता है कि ये बार बार हमारे द्वारा एक बहुत बड़ी भूल की जा रही है, और इस पर मनोविचार करने की आवश्यकता है। ध्यान रखेंगे, हम भी समर्थक हैं सरकार के, हम भी समर्थक हैं उनके नीतियों के समर्थक हैं, लेकिन अंध समर्थक न बने। हमारा जो वर्तमान विपक्ष है सरकार का, केंद्र सरकार का, वो विपक्ष की भूमिका में है ही नहीं। वो 4 आदमी अगर बस एक्सीडेंट में मरते हैं तो हमारे राहुल गांधी कहते हैं प्रधानमंत्री ने वहां शोक संदेश नहीं भेजा। क्या एकमात्र विपक्ष की यही भूमिका है कि सरकार से शोक संदेश मंगवा ले? या 22 आदमी अगर एक्सीडेंट से मरते हैं तो शोक संदेश नहीं भेजा? तो हमारे सरकार भी क्या करती है, चलो भैया ट्विटर पर लिख देते हैं मुझे बहुत दुख हुआ, हमारे श्रमिक एक्सीडेंट में मारे गए, काम खत्म, 50-50 हजार रुपया दे दिया जाए। यही विपक्ष की भी यही मांग है और पक्ष की भी यही भूमिका है कि बस शोक संदेश भेज दो, बात खत्म हो गई, दुख प्रकट कर दो, बात खत्म हो गई। जी नहीं, उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होगा। आज के समय में जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कोरोना तो नियंत्रित हुआ ही नहीं, लेकिन अविश्वास के दौर ने, औद्योगिक अविश्वास के दौर ने, बेरोजगार के अविश्वास के दौर ने, आर्थिक अविश्वास के दौर ने, प्रशासनिक अविश्वास के दौर ने, परिवहन
संबंधी अविश्वास के दौर ने इस तरीके की स्थिति उत्पन्न कर दिया है कि कम से कम फ्यूचर में हमें अन्य बड़े निर्णय लेने से पहले जो इंटरनल इंटरफेरेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हो, इसके लिए हमें मनोविचार करने की आवश्यकता होगी। और उसके लिए हमें सबसे जरूरी है कि जो फीडबैक आएगा उसमें कर्मचारियों के मनोबल पर ध्यान देना होगा। हमारे कहीं कर्मचारियों के मनोबल न टूट जाए, ऐसी भी अंदेशा लगाया जा रहा है। वो कितना काम करे, नोटबंदी में काम करते करते परेशान अलग हो गए, लॉकडाउन में आप लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, अब 5th भी शायद आप चालू कर सकते हैं कुछ छूट के साथ, तो कर्मचारियों के मनोबल भी टूट रहे हैं। नेक्स्ट कीजिए, प्रशासनिक व्यवहार में भी परिवर्तन आ रहा है। वो सामने देख रहे गलती हो रही है लेकिन छोड़ दिए। शुरू में ये लोग काफी एक्टिव थे, घरों से बाहर निकलने वाले को समझाते थे, उन्हें मास्क देते थे, सैनिटाइजर देते थे, या फिर डंडा से भी उनका व्यवहार करते थे। अब बैठे हुए कुर्सी लगा के लोग घूम रहा है, कोई अंतर नहीं पड़ रहा। आम जन के व्यवहार में भी परिवर्तन आ रहा है। जनता देख रही है कि इस लॉकडाउन से कोरोना फैले या न फैले, उनको रोना जरूर फैल रहा है, पेट की जो है आग शांत नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में जनता के व्यवहार का भी अध्ययन होना चाहिए और उस अध्ययन के बाद निर्णय होना चाहिए। एक और चीजें, इस जब बड़े बड़े शहरों में हम लागू करते तो हमें तकनीकी नियंत्रण संबंधी भी बातें जरूर होती। सैटेलाइट से हम चेक करते, ऑफिसर्स के पास ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट देते जो ड्यूटी में हैं कि नहीं, उनके कम से कम लोकेशन का पता चलता, काम कर रहे हैं कि नहीं। सूचना नियंत्रण के कार्य करते, बड़े पैमाने पर पुराने सूचनाओं को फैला कर प्रशासन पदाधिकारियों की प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है, ये भी नहीं हो पाता। अब देखे होंगे जनरली जुआ खेलने वाले लोगों को पुलिस अगर मार रही है, उस तस्वीर को भी लोग छाप दे रहा है या फेसबुक पर डाल दे रहा है या व्हाट्सएप पर शेयर कर दे रहा है और कह रहा है कि ये पुलिस लॉकडाउन के उल्लंघन में इतनी मार रही है। ठीक इसी ढंग से अफवाहों के नियंत्रण के लिए केवल घोषणा नहीं बल्कि उसके लिए सकारात्मक कदम की आवश्यकता भी उठाई जाती। इससे फीडबैक लेते हम तो निश्चित सफल होते। आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, प्रबंधकीय नियंत्रण, इन सब का मूल्यांकन होता। इसके बाद संगठनात्मक लक्ष्य निर्धारित किए जाते। शायद हम लोगों को पता होगा कि हमारे फियोल जो थे उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि यदि चेन सिस्टम से, स्टाफ सिस्टम से किसी प्रशासन को नहीं चलाया जा सकता, उसमें दिक्कत होती है, तो गैंग प्लैंक करके भी चलाया जाए। जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल के सुश्री ममता जी अपने मजदूरों को वापस बुलाने से और ट्रेन के परिचालन से वो रुकावट पैदा कर रही है, या बिहार में भी किसी प्रकार की समस्या गिनाकर मजदूरों को वापस बुलाने से दिक्कतें महसूस की जा रही है, तो वैसी स्थिति में इस इमरजेंसी केस में राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन के पावर को केंद्र अपने हाथों में ले ले और इस तरीके से गैंग प्लैंक थ्योरी के अंतर्गत यानी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिट के अंतर्गत प्रशासन को अपने हाथों में लेकर और फिर वहां पर लोक व्यवस्था की स्थापना करें। ध्यान रखेंगे, आपातकाल 352 के अंतर्गत ही हाथों में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जाता, या 356 के अंतर्गत ही नहीं जाता, या 360 के अंतर्गत ही नहीं जाता, बल्कि भारतीय संविधान के लिखने वालों ने स्पष्टतः 355 भी अनुच्छेद बनाया है, जहां लोक व्यवस्था की पालन नहीं हो रहा है, समिति भेजकर वहां लोक प्रशासन को व्यवस्थित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर वहां की राज्य सरकारें इन पर सहमत नहीं है तो वैसी स्थिति में 356 लागू के भी जन कल्याणकारी कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। ये केंद्र के पास पूरी की पूरी अधिकार है। नेक्स्ट, संगठनात्मक लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें उचित संप्रेषण करना चाहिए। उचित संप्रेषण के लिए केवल एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन में आप देख रहे हैं कि हर बार प्रधानमंत्री ही संबोधित कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। हर लोकल एरिया पर आप केंद्र से सीधे प्रांत के पास भेजें, क्योंकि एक सिद्धांत में आता है कि संगठनात्मक नवीनीकरण के अंतर्गत केंद्र जो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को करता है, तो प्रशासनिक नियंत्रण अत्यधिक मजबूत तरीके से होते हैं। आप देखे होंगे रोमिला थापर जब किताब लिखती है अपनी मौर्य डिक्लाइन, उसमें क्लियर करती है कि एंशियंट एज में, यानी 2 बार वो किताब लिखती है, एक अशोक का डिक्लाइन, एक मौर्य डिक्लाइन। उसमें उन्होंने लिखा कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण के पीछे सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन बाद में उन्होंने क्लियर किया है कि नहीं,
अत्यधिक सेंट्रलाइजेशन, शासन का अत्यधिक केंद्रीकरण, यानी अशोक अपने हाथों में इतनी सत्ता को केंद्रीकृत कर लिया था कि जो वो कहता था वही होता था। और यही कारण है कि अशोक के जीवन काल में ही मौर्य प्रशासन कमजोर हो गया, छिन्न हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिकेटिंग या कंट्रोलिंग सिस्टम के अंतर्गत किया जाए, न कि आपको सीधे तौर पर नियंत्रण लिया जाए, यानी डिक्टेटरशिप के अंतर्गत इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया जाए। एक सोचने की बात है, हमारी आबादी 135 करोड़ की है और 135 करोड़ में भाषा अनेक है, जाति अनेक है, धर्म अनेक है, आवश्यकता अनेक है, त्योहार अनेक है, क्षेत्र अनेक है, लोगों के रोजी रोजगार के तरीके अनेक है। इन पर बिना मंथन किए यदि एक बार भी हम मात्र 75-77 साल के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जन्म लिए हुए हुआ और वैसी स्थिति में यदि किसी भी चीज को जबरन लागू कर देते हैं तो निश्चित ही जनता बुझा जाएगी और उसे शासन को समझने में कठिनाई उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है, संगठन में समन्वय एवं एक रूपता होनी चाहिए। जैसे रेल का परिचालन, बस का परिचालन, मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने, इसके लिए यदि हम राज्य और केंद्र के बीच चर्चा नहीं करेंगे तो हमारे मजदूरों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण में काफ़ी दिक्कतें आएगी। अब एक थिंकर की बात थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। आप नाम सुने होंगे मेरी पार्कर फॉलेट का, थोड़ा यहाँ मिलाकर हम बताना चाहेंगे। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि यहाँ 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 अगर हम बंदी करते और सक्सेस हो जाता तो पूरे ओवरऑल भारत को हम क्या कर देते, बंदी के अंतर्गत डाल देते, लेकिन पहले उसको करना चाहिए था, ये हम लोग नहीं किए। एक अमेरिकी थिंकर है जिनका नाम है मेरी पार्कर फॉलेट, ये बहुत ही बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर है, आप लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। वो कहती क्या है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मन के अंदर की बातों को कह लेता है, यदि कोई व्यक्ति अपने मन के अंदर की बातों को कह लेता है तो वह समझता है कि उसके अंदर की सारी बातें निकल गई है। ये यूएसए की थिंकर है, यानी बहुत बड़े राजनीतिक चिंतक है, लोक प्रशासनिक चिंतक है, मेरी पार्कर फॉलेट। उनका कहना है कि सबका सुनना चाहिए। अगर मान लीजिए अभी हम जो है लॉकडाउन लागू किए हैं या कर्फ्यू लागू किए हैं, जो भी है, इसमें यदि ममता जी से बुलाया जाना जाता कि क्या मजदूरों को भेजा जाए, नीतीश जी को बुलाकर जाना जाता, क्या भेजा जाए, क्योंकि कुछ लोगों को विशेषाधिकार होना चाहिए। ऑनलाइन से कितनी बातें आप कर पाएंगे, ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग का डर रहता है, आई कंटेक्ट नहीं हो पाता है, सूचना तंत्र की बहुत सारी विफलताएं होती है, उनकी कमजोरियां भी होती है वगैरह वगैरह। एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी गोपनीयता और बाह्यता दोनों के संतुलन के आधार पर चलता है। सभी चीफ मिनिस्टर को दिल्ली बुला लिया जाता, ठीक इसी ढंग से केंद्र शासित प्रदेशों को, प्रशासकों को उनको दिल्ली बुला लिया जाता। इतना ही नहीं बल्कि उनके होम सेक्रेटरी को बुला लिया जाता, हर राज्य के जो चिकित्सा मंत्री है उनको बुला लिया जाता, चिकित्सा सचिव को बुला लिया जाता, दूसरे देश से विशेषज्ञों को भी बुला लिए जाते और फिर विशेष स्तर पर मीटिंग होती कि किस तरीके से लोगों को माइग्रेशन को रोका जा सके या माइग्रेशन को कौन से सरल रूट है जिसे मूर्त रूप दिया जा सके। तो मुझे उम्मीद है कि भले उनके विचार को हम मानते या न मानते, लेकिन ये कहती है, मेरी पार्कर फॉलेट कहती है, आप लोग पढ़े होंगे या कम से कम देख लीजिएगा, नेट पर जरूर मिलेगा आप लोगों को। वो कहती है कि अगर सामने वाले के बात को सुन लिया जाए, सामने वाले के बात को सुन लिया जाए तो उसे लगता है कि हमारी समस्या का समाधान होगा। बस इतना करना था, करते अपने मन की, लेकिन कम से कम इन लोगों के बातों को सुन लिया जाता और सुनकर विचार मंथन के लिए उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता। निर्णय आपके ही होते, लेकिन वे लोग भी प्रशासक है, वे लोग भी मेहनत किए हैं, वे लोग भी जनता के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं, उनके पास भी संवैधानिक पद है, उनके पास भी संवैधानिक अधिकार है, उन्हें अच्छा लगता और आपके इस लॉकडाउन में काफ़ी सहयोग करते और किसी भी प्रकार के मजदूरों के स्थानांतरण से लेकर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये बड़े पैमाने पर स्टेट और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन सब में कोई व्यवधान नहीं आता और निश्चित ही हम शासन को अच्छे प्रकार से संचालित कर पाते। ध्यान रखेंगे कि मेरी पार्कर फॉलेट को
मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव मदर के नाम से जाना जाता है। उनके चिंतक को जरूर जानना चाहिए कि उन्होंने क्यों इतना मेहनत किया और क्यों उनको मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव मदर कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, उन्होंने डायनेमिक मैनेजमेंट नामक पुस्तक में कहा था, डायनेमिक मैनेजमेंट नामक पुस्तक में कहा था कि बेहतरीन मैनेजमेंट वह है जो सबके विचारों को कम से कम सुने और उन्हें सुनकर और संतुष्ट कर दे, यही सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। अब ध्यान रखेंगे, एल्टन मेयो थे, वे ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े थिंकर थे और ध्यान रखेंगे उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को आराम देना चाहिए। अगर किसी से अच्छे काम लेना है तो कुछ न कुछ आराम देना चाहिए। आज हम डॉक्टर को कोरोना के कारण लगातार ड्यूटी में लिए जा रहे हैं। वे सुबह से शाम तक दिन रात एक किए हैं, पुलिस ऑफिसर्स दिन रात एक किए हैं, जो हमारे प्रशासक है दिन रात एक किए हैं। अतः उनकी इफिशियंसी धीरे धीरे घट रही है और कोरोना पर नियंत्रण जो लगना चाहिए वो नियंत्रण उतने कारगर रूप से नहीं है। अतः यदि इस जो लॉकडाउन एज है इसको बीच में इंटरवल देकर पुनः लॉकडाउन, फिर इंटरवल देकर फिर लॉकडाउन अगर चलाया जाए तो निश्चित ही लगता है कि हमारे कर्मचारियों के कार्य कुशलता में वृद्धि होगी और बेहतरीन तरीके से इस लॉकडाउन को सफल बना पाते। हेनरी फ्यूल जो तुर्की के रहने वाले थे, पेरिस में चले गए थे, उन्होंने आधुनिक सिद्धांत दिया था प्रशासन का। प्रशासन के आधुनिक सिद्धांत में उन्होंने स्पष्टतः कहा था कि प्रशासन के सभी लोगों के बीच तालमेल होना चाहिए। अब ध्यान रखेंगे, पुलिस और डॉक्टर के बीच तालमेल बिना बैठाए जिम्मेवारी सौंप दी गई। ठीक इसी ढंग से जिलाधीश और एसपी के बीच बिना तालमेल बैठाए जिम्मेदारी सौंप दी गई, उत्तरदायित्व सौंप दिया गया। ठीक इसी ढंग से मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट जो है इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट जो है मेडिकल कॉलेज, इनके बीच भी तालमेल नहीं बैठाया गया। नर्सिंग होम प्राइवेट थे या अन्य अनुसंधान करने वाली मेडिसिन की इकाइयां थी, उनसे भी तालमेल गोपनीय बैठाकर और इसके बाद लॉकडाउन होता, मेडिसिन के बड़े पैमाने पर अनुसंधान पर कार्य होते तो निश्चित रूप से कुछ नियंत्रणकारी मेडिसिन भी आ जाते और इस प्रशासनिक तालमेल से आसानी से नियंत्रण किया जा सकता था। ध्यान रखेंगे कि टेलर के वैज्ञानिक सिद्धांत का नाम आप लोग सुने होंगे। वैज्ञानिक अमेरिका के ये भी थिंकर थे। उनका कहना था कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए साइंटिफिक डेवलपमेंट की आवश्यकता जरूर है। ध्यान रखेंगे, जैसे ही चीन में कोरोना वायरस फैला था और कोरोना से संक्रमित लोगों को हम वहाँ वुहान से ला रहे थे, यदि उसी समय में हम डिस्टेंस थर्मोमीटर की बड़े पैमाने पर उत्पादन कर देते या सैनिटाइजर की बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ कर देते, मास्क की व्यवस्था बड़े पैमाने पर लोकल एरिया में शुरू हो जाता या फिर टेस्टिंग किट का जो है उत्पादन भारत में प्रारंभ कर दिए जाते तो निश्चित रूप से हमारे उद्योग और संस्था भी अच्छे